कॉन्क्वेस्ट सिस्टम में फंसने से पहले मेरा यार रोहन बहुत उम्मीदें रखता था। बस अगर वो उस घमंडी अमीरजादी को मना लेता तो वो मेरे लिए 10 करोड़ रुपए का सेटलमेंट लेकर वापस आ जाता और मेरा किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकता था। फिर हमें और दुख नहीं सहना पड़ता। मुझे लगा था यार कि वो सफल हो जाएगा, लेकिन जो मैंने मॉनिटरिंग स्क्रीन पर देखा वो दिन ब दिन और भयानक होता गया। उस लाडली लव इंटरेस्ट के मोहरे के रूप में उसे एक अनाम हरामी ने बहुत दबाया, कई बार उसे लाचार कर दिया, वो कमीना सिर्फ मजे के लिए। यहाँ तक कि एक तूफानी रात में उसने मेरे यार को टूटे कांच के टुकड़ों पर घुटने टेक कर कुत्ते को खाना खिलाने पर मजबूर किया। मेरा गुस्सा फूट पड़ा। यार, मैंने तुरंत सिस्टम को मुझे अंदर ले जाने के लिए मजबूर किया। मैं इस पूरी बकवास स्क्रिप्ट को पलट देना चाहता था। सिस्टम ने कांपते हुए पूछा, प्लेयर, क्या आप एक नए उभरते सितारे बनना चाहते हैं या मल्होत्रा कॉर्पोरेशन के चेयरमैन? मैं ठंडी हंसी हंसा और सीधे वंशावली में सबसे ऊंचा पद चुना। अगले ही पल वो घमंडी अमीरजादी रिया मल्होत्रा अपने पूरे परिवार को लेकर तूफानी बारिश में घुटने टेककर लॉर्ड साहब वापस आ गए हैं का नारा लगा रही थी। उनकी गूंजती हुई आवाज बारिश की चादर चीरते हुए गूंज उठी। मल्होत्रा परिवार के पुराने घर के ऊपर हवा में गूंजती हुई काले कपड़ों में एक घनी भीड़ जमीन पर घुटने टेक कर बैठी थी। वो लोग जो खुद को शहंशाह समझते थे या घमंडी अमीर औरतें, इस वक्त सबने अपना मुंह मिट्टी में गाड़ रखा था। सिवाय एक आदमी के, सफेद कपड़े में एक आदमी जो तूफानी बारिश में भी छाता पकड़े खड़ा था। वो बिल्कुल अलग दिख रहा था। वो रिया मल्होत्रा का नया खिलौना, वही कमीना था जिसने मेरे यार को टूटे कांच पर घुटने टेक कर कुत्ते को खाना खिलाने पर मजबूर किया था। विक्की, किसने तुझे खड़े रहने की इजाजत दी? मैं एक बुलेट प्रूफ एसयूवी की पिछली सीट पर बैठा था। दो ब्लैक सूट वाले गार्ड्स ने आदरपूर्वक गाड़ी का दरवाजा खोला। एक कस्टम मेड हाथ के बने जूते वाला पैर उस जमीन पर रखा गया जिस पर पहले से ही लाल कालीन बिछा हुआ था। हालांकि मेरा ये शरीर सिर्फ 20 की उम्र का लग रहा था, लेकिन मेरी रूह से निकलता शाही रुतबा हवा में जैसे सन्नाटा छा गया। विक्की सन रह गया, मानो उसने उम्मीद नहीं की थी कि लॉर्ड साहब इतने जवान होंगे। उसने मुझे घृणा भरी निगाहों से देखा। रिया मल्होत्रा के रोज के लाड़ प्यार की वजह से उसने घुटने नहीं टेके, बल्कि वो अकड़कर रिया मल्होत्रा के करीब आ गया जिसने अभी अभी सर उठाया था। रिया मल्होत्रा, ये कौन साहब हैं? ये तो मुझसे भी छोटे लगते हैं। सब इन्हें लॉर्ड साहब क्यों बुला रहे हैं? कहीं ये किसी बदतमीज खानदान का बच्चा तो नहीं जो यहाँ नाटक करने आ गया हो? रिया मल्होत्रा का चेहरा अचानक बदल गया। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाया और उसे नीचे खींचना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं हंसा। मेरी ठंडी हंसी ने मल्होत्रा परिवार के सभी मौजूद सदस्यों को ऐसा महसूस कराया मानो वे बर्फ की गहरी खाई में गिर गए हों। मैंने उस उछल कूद करते हुए जोकर पर ध्यान नहीं दिया, बस बेपरवाही से बुलाया, जो औरत सबसे आगे घुटने टेके हुए है। रिया मल्होत्रा, वही टायकून की बेटी जिसने मेरे दोस्त को मोहरा बनाकर यातनाएं दी थीं। वो कांपते हुए खड़ी हुई, कीचड़ की परवाह किए बिना 2 कदम घिसटती हुई आगे आई। उसने सर उठाने की हिम्मत भी नहीं की। आपकी पोती हाजिर है। रिया, क्या ये मल्होत्रा परिवार है जिसे तू संभाल रही है? मैंने बेफिक्री से अपनी कलाई पर लगी वो बेशकीमती एम्परर जेड जप माला घुमाई। यहाँ तक कि तू एक कुत्ते को भी संभाल नहीं पा रही है जो इस पुराने घर में ऐसे भौंक रहा है। विक्की का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चीख उठा, तूने किसे कुत्ता कहा? मैं रिया मल्होत्रा का सबसे प्यारा हूँ। तू जैसा गंवार आदमी जो न जाने कहाँ से आ गया है। एक करारे थप्पड़ ने उसकी चीख को बीच में ही रोक दिया। थप्पड़ मारने वाली कोई और नहीं, रिया मल्होत्रा ही थी। ये थप्पड़ इतना तेज और जोरदार था कि विक्की के मुंह से खून निकल आया। वो पूरा का पूरा कीचड़ में जा गिरा। चुप हो जा। रिया मल्होत्रा की आंखों में गहरा डर था। उसकी आवाज भी कांप रही थी। अगर मरना नहीं चाहता तो मेरे सामने घुटने टेक दे। ये मल्होत्रा परिवार के लॉर्ड साहब हैं। विक्की थप्पड़ खाकर भौंचक्का रह गया। उसने अविश्वास से अपना मुंह पकड़ा और उस औरत को देखा जो रोज उसे इतना लाड़ प्यार देती थी। मुझे इस कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी नजरें भीड़ से गुजरी और कोने में पड़े कुत्ते के पिंजरे के पास रुक गई जहां एक दुबला पतला साया सिकुड़ा हुआ था। वो मेरा यार रोहन था जो पूरा भीगा हुआ था। उसके घुटनों के नीचे टूटे कांच के टुकड़े और खून जमा था। उसके हाथ में अभी भी कुत्ते के आधे खाए हुए खाने का कटोरा था और वो कांपते हुए मुझे देख रहा था। अरे यार, ये मेरा दोस्त था जो मेरे लिए किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाहता था। डरते हुए भी उसे दांत पीसकर इस सिस्टम में घुसना पड़ा था। ये जानलेवा खेल। इस वक्त वो कूड़े की तरह इस तूफानी बारिश में पड़ा हुआ था। मैं सीधा उसकी तरफ चला। आसपास मल्होत्रा परिवार के लोग मेरे इस कदम को डरकर देख रहे थे, लेकिन किसी ने हिलने की हिम्मत नहीं की। विक्की ने ये देखा और मौत से बेखबर होकर एक बात चीख उठा, उसे हाथ मत लगाना।
वो जगह मैंने उसे सजा के लिए दी है। उसने मेरी बिल्ली को मार डाला। उसे 3 घंटे घुटने टेक कर उस कुत्ते से माफी मांगनी होगी। मैं रुक गया। मैं मुड़ा और विक्की को ऊपर से नीचे देखा, जो अभी अभी उठा था, लेकिन उसे फिर से घुटने टेकने पड़े। एक बिल्ली की जान मल्होत्रा परिवार के दामाद से भी ज्यादा प्यारी है क्या? विक्की ने गर्दन अकड़ाई और उसकी आंखों में एक जहरीली चमक आ गई। वो बिल्ली रिया ने मुझे तोहफे में दी थी। ये तो बस एक मोहरा है। ये तो बिल्ली के एक बाल के बराबर भी नहीं है। मैंने रिया मल्होत्रा की तरफ देखा। क्या ऐसा ही है? रिया मल्होत्रा को ठंडे पसीने छूट गए। उसने घबराकर सर पटका। नहीं लॉर्ड साहब, आप ही न्याय करें। ये तो बस वो सिरफिरा है जो नादान है। मैं नहीं समझा। रिया मल्होत्रा ने ही तो कहा था। बस तुम खुश रहो। उस मोहरे का क्या है, वो तो कुछ भी चलेगा। वाह क्या कहने, कुछ भी चलेगा वाला जवाब। मैं अपने दोस्त के पास गया। उन गंदे कांच के टुकड़ों को नजरअंदाज करते हुए उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके हाथ ठंडे पड़े थे और निशानों से भरे थे। उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में हताशा थी, मानो उसे डर था कि वो कचरे में पड़ा है। मैंने धीरे से कहा, इतनी धीमी आवाज में कि सिर्फ हम दोनों ही सुन सके। मेरे यार, मैं आ गया हूं। अब मैं मल्होत्रा परिवार का लॉर्ड हूं। मेरा साथ देना। मैंने पलटकर रिया मल्होत्रा को देखा। मेरी आवाज बर्फीली थी। चूंकि तुझे ये कुत्ते का बाड़ा इतना पसंद है, तो जा, अपने प्यारे को उसमें कुछ दिन रहने दे। सिरफिरे ने मानो कोई अजीब मजाक सुना हो। वो जमीन से उठा और मेरी नाक पर उंगली उठाई। क्या कहा तूने? तू मुझे कुत्ते के बाड़े में डाल रहा है? मैं मल्होत्रा परिवार का भावी मालिक हूं। रिया बहन मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। तू है कौन, यार? बस एक बुजुर्ग है जिसे कुछ ज्यादा ही इज्जत मिल गई है। मुझे इस बेवकूफ से बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना है। मेरी बस एक निगाह से मेरे साथ आए बड़े बड़े बॉडीगार्ड तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने सिरफिरे को एक मुर्गे की तरह उठा लिया। छोड़ो मुझे, रिया बहन, मुझे बचाओ। मार डाला, ये कमीना मुझे मार डालेगा। सिरफिरा छटपटा रहा था, पर पूरी ताकत के आगे वो बेकार था। रिया मल्होत्रा का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो उठना चाहती थी, पर मेरी एक निगाह ने उसे वहीं जमा दिया। क्या ये राजकुमारी उसकी जगह लेना चाहती है? रिया मल्होत्रा के घुटने कांप गए और वो फिर से घुटनों के बल गिर पड़ी। बिना कुछ कहे सिरफिरे को जबरदस्ती कुत्ते के बाड़े में धकेल दिया गया। बदबू और डर से वो सिकुड़ गया। उसकी वो शानो शौकत अब कहीं नहीं थी। मैंने उस आधे कटोरे कुत्ते के खाने की ओर इशारा किया जो मेरे दोस्त ने नहीं खाया था। इसे ये सब खाने पर मजबूर करो। अगर नहीं खाता, मैंने बाड़े में डरे हुए सिरफिरे को देखा, तो इसे खाना मत देना। 3 दिन 3 रात भूखा रखना, देखते हैं खाता है या नहीं। तू ये गलत कर रहा है। ये तो इलीगल है। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैं हंसा और रिया मल्होत्रा के जमे हुए चेहरे पर झुककर बेफिक्री से कहा, इसे बताओ कि यहाँ कानून कौन है? रिया मल्होत्रा कांपी और दांतों के बीच से एक वाक्य निकाला। मल्होत्रा परिवार के पुराने घर में परिवार का कानून भगवान से भी बड़ा है। सिरफिरा पूरी तरह से हताश हो गया था। बाड़े में ढीला पड़ा था। मैंने उस दयनीय तोते को और नहीं देखा। मेरा दोस्त जैसे ही मुख्य घर में गया, आज से वो मेरे मेघ महल में रहेगा। रिया मल्होत्रा के पास से गुजरते हुए मैं रुक गया। और हाँ, इस पुराने घर में पड़े सारे टूटे कांच के टुकड़े मेरे लिए उठाओ। हर एक टुकड़े का वजन होना चाहिए। रिया मल्होत्रा सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाई। लॉर्ड साहब, ये बात चूंकि सिरफिरे को लोगों को टूटे कांच पर घुटने टेकने में मजा आता था। मैंने उसे देखा, मेरी आवाज इतनी मधुर थी कि डरावनी लग रही थी। तो फिर इन्हें बचाकर रखो, उसके बाड़े से बाहर आने तक। उसे पर्याप्त घुटने टेकने पर मजबूर करो। जब तक पर्याप्त समय तक घुटने न टेके, कोई उसे सहारा नहीं देगा। मेरे दोस्त का शरीर जो लगातार कांप रहा था, आखिरकार धीरे धीरे शांत हो गया। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। आंसू खामोशी से बह रहे थे। गर्म कमरे में पहुंचते ही मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। परिवार आया। उसके घुटनों पर जख्म बहुत भयानक लग रहे थे। कांच का एक टुकड़ा अभी भी उसकी हड्डियों और मांस में गहराई तक घुसा हुआ था। जब डॉक्टर ने टुकड़ा निकाला तो वो दर्द से पीला पड़ गया, पर एक भी आवाज नहीं निकाली। बस उसने अपने होंठ कसकर काट लिए। ये देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। सिस्टम, होस्ट, क्या यही वो टारगेट है जिसे इसे कॉन्क्वेस्ट करना था? क्या यही वो तथाकथित खुशी है जो कॉन्क्वेस्ट सफल होने पर मिलती है? ये तो स्क्रिप्ट की प्लॉटलाइन में गड़बड़ है। ओरिजिनल स्टोरी में फीमेल लीड सच में टायकून की बेटी थी।
बस क्या यार। मेरी आंखों में गुस्सा अब छिप नहीं रहा था। कान खोलकर सुन ले, ये कॉन्क्वेस्ट मिशन मैं और नहीं करूंगा। पर अगर कॉन्क्वेस्ट नहीं हुआ तो रोहन की किडनी और उस दूसरी शर्त का क्या होगा? मैं खेल का तरीका बदल दूंगा। अपने दोस्त की गहरी नींद में सोए हुए चेहरे को देखकर मैंने पलटकर सिस्टम से कहा, मैं पूरे मल्होत्रा परिवार को अपने पैरों तले रौंद दूंगा। मैं उन्हें जीने नहीं दूंगा और मरने भी नहीं दूंगा। मैं तो वापस आ गया हूं और किडनी का भी इंतजाम हो जाएगा। जब मैं इस अपर क्लास का लॉर्ड बन गया हूं तो फिर किस बात का डर? मेरा दोस्त लगातार 2 दिनों तक अचेत पड़ा रहा। मैं उसकी देखभाल के लिए पल भर भी दूर नहीं गया। तीसरे दिन की सुबह वो आखिरकार जाग गया। मुझे देखते ही पहली नजर में वो भ्रमित था, फिर अचानक उसके पैरों में कपकपी छूट गई। डर के मारे उसने चारों ओर देखा। मैंने उसे धीरे से सांत्वना दी और गरम दलिया का कटोरा उसके सामने लाया। यार डरो मत, क्या तुम सच में यहाँ हो? तुम यहाँ कैसे आ गए? उसकी आवाज फटी हुई पाइप जैसी थी। जल्दी जाओ यहाँ से। रिया मल्होत्रा एक सिरफिरी है। विक्की भी एक सिरफिरा है। तुम उनसे लड़ नहीं पाओगे। जल्दी जाओ। मैंने कमरे के सामान की ओर इशारा किया। सारा सामान सागौन की लकड़ी का बना हुआ था। यहाँ तक कि पानी पीने का ग्लास भी एंटीक था। अब मैं मल्होत्रा परिवार का लॉर्ड हूँ। रिश्ते के हिसाब से रिया मल्होत्रा को मुझे परदादा कहना चाहिए, है ना? मेरा दोस्त हैरान रह गया। उसका मुंह इतना खुला रह गया था कि उसमें एक अंडा समा सकता था। तो अब तुम परदादा के ही बराबर हो। मतलब कि मल्होत्रा परिवार के दूसरे लॉर्ड। अब से विक्की की तो बात ही क्या, रिया मल्होत्रा भी जब तुम्हें देखेगी तो उसे तुम्हारे सामने सिर झुकाना पड़ेगा। मेरे दोस्त की आंखें लाल हो गईं। उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए। लेकिन तुम्हारी किडनी की चिंता मत करो। इस शरीर में आने के बाद मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। निश्चिंत रहो। मैंने दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट से संपर्क करने के लिए लोगों को कहा है। मल्होत्रा परिवार का काम निपटाने के बाद तुम्हारी सर्जरी हो जाएगी। हम बात ही कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। हुजूर, आपकी परपोती रिया मल्होत्रा आपसे मिलना चाहती है। ये नाम सुनते ही मेरा दोस्त सिहर उठा। डरो मत, बस नाटक देखते रहो। दरवाजा खुल गया। रिया मल्होत्रा अंदर आ गई। सिर्फ 3 दिन हुए थे। ये टायकून की बेटी बहुत कमजोर दिख रही थी। उसके हाथ में एक थाली भी थी। उसने बेड पर बैठे मेरे दोस्त को देखा। उसकी आंखों में उलझन थी, लेकिन तुरंत ही उसने सिर झुकाया। लॉर्ड साहब, यह विक्की ने आपके लिए छीले हैं। मैंने अंगूर की थाली पर नजर डाली। हर एक अंगूर बेतरतीब ढंग से छीला हुआ था। उस पर खून के निशान भी थे। लगता है इन 3 दिनों में विक्की को कुत्ते के पिंजरे में बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। वो कहाँ है? वह अभी भी पिंजरे में है। वह 3 दिनों से भूखा है। उसने सिर्फ आधी कटोरी कुत्ते का खाना खाया है। मेरा दोस्त भौचक्का रह गया। उसने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। उसे छोड़ दो। रिया मल्होत्रा की आंखें चमक उठी। वो धन्यवाद कहने ही वाली थी कि मैंने तुरंत एक और बात कह दी। उसे यहाँ लाओ और उसे घुटनों पर बिठाकर ये सारे अंगूर खाने के लिए कहो। रिया मल्होत्रा का चेहरा सख्त हो गया। क्या तुम्हें अफसोस है? नहीं, हिम्मत नहीं। थोड़ी देर बाद विक्की को घसीटे हुए अंदर लाया गया। इस समय उसका हुलिया बिगड़ गया था। उसके शरीर से असहनीय दुर्गंध आ रही थी। बेड पर साफ सुथरे बैठे मेरे दोस्त को देखकर उसकी आंखों में तुरंत तीव्र नफरत भड़क उठी। कमीने, तू यहाँ कैसे है, कमीने? वो नीचे उतरने ही वाला था, लेकिन पीछे से गार्ड ने उसके घुटने पर एक लात मारी। धड़ाम से वो जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। विक्की, बहुत गर्म मिजाज हो रहा है ना? मैंने अंगूर की थाली अपने हाथ में ली। मैं उसके सामने गया। लगता है कुत्ते के पिंजरे ने तुम्हें अभी तक इंसानियत नहीं सिखाई। मैंने थाली जमीन पर फेंक दी। खाओ इसे। विक्की ने मुझे घूर कर देखा। मैं नहीं खाऊंगा। फिर मैंने उसके हाथ के ऊपर अपना पैर रखा और जोर से दबाया। उसकी दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। मैंने बगल में खड़ी उस औरत की ओर देखा जो मरने का नाटक कर रही थी। तुम बताओ, मुझे उसके दांत उखाड़ने चाहिए या फिर मैं तेरे पैर तोड़ दूं? रिया मल्होत्रा ने अपना सिर ऊपर उठाया, मेरी बर्फीली नजरों का सामना करने के लिए। वो जान गई थी कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। इन 3 दिनों में उसे पता चला था कि उसने पूरी वंशावली की जांच करवाई थी और पुष्टि की थी कि इस लॉर्ड का ओहदा सिर्फ ऊंचा ही नहीं है, बल्कि उसके हाथ में मल्होत्रा परिवार की 70 छिपी हुई संपत्ति भी है। अगर उसने मुझे नाराज किया, तुम्हारी सीईओ की कुर्सी कल से जाएगी। रिया मल्होत्रा ने आंखें बंद की।
ठंडी आवाज में, विक्की, खातू। विक्की ने अविश्वास से रिया की तरफ देखा। मैंने तुझे खाने को कहा था। रिया मल्होत्रा अचानक भड़क गई और विक्की का सिर दबाया। जमीन पर पड़े खाने को उसके मुंह में ठूंस दिया। मेरा दोस्त ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में डर की जगह अब मजा आ गया था। जैसे ही विक्की का दम घुटने वाला था, मैंने उसे रुकने को कहा और रिया मल्होत्रा ने हाथ छोड़ दिया। विक्की जमीन पर पड़ा, जोर जोर से उल्टी कर रहा था। ये तो सिर्फ एक स्टार्टर था, क्योंकि अब वह होश में आ गया है। तो अब हम हिसाब करेंगे। मैंने रिया मल्होत्रा की तरफ देखा। सुना है तूने उसे अपने हाथों से सीढ़ियों से नीचे धकेला था, है ना? माहौल तुरंत जम गया। रिया मल्होत्रा का चेहरा सफेद पड़ गया था और डर से कांप रही थी। तूने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना कुछ जानता हूं, है ना? यहां तक कि यह राज जो सिर्फ तुझे और उस विक्की को ही पता था, वो भी मैंने ढूंढ निकाला। लॉर्ड साहब, वो तो एक एक्सीडेंट था, हुजूर। उस वक्त वो उत्तेजित हो गया था और विक्की को नुकसान पहुंचाना चाहता था। मैं तो बस उसे खींचना चाहती थी। मेरा संतुलन बिगड़ गया। मैंने हाथ में मौजूद चाय का कप रिया के पैरों पर जोर से फेंक दिया। गरम चाय उसकी पैंट पर छलक गई। एक्सीडेंट? मेरी मॉनिटरिंग स्क्रीन पर मैंने उसे 800 बार देखा है। तूने विक्की की खातिर उसे नीचे धकेला था। मैं एक एक कदम रिया की तरफ बढ़ा। मेरी आवाज नर्क से निकले किसी शैतान जैसी थी। रिया मल्होत्रा ने जमीन पर घुटने टेक दिए। उसका चेहरा कागज जैसा सफेद पड़ गया था और बगल में विक्की। ये सुनकर अचानक अजीब तरह से हंसने लगा। ही, अच्छा हुआ। रिया दीदी उसे पसंद ही नहीं करती थी। उसे किसने कहा था कि इतना बेशर्म बनकर उसके पीछे पड़े? मेरा दोस्त पागलों की तरह विक्की पर टूट पड़ा और उसका गला दबाने लगा। रिया मल्होत्रा ने जल्दी से कहा, मुझे नहीं पता था, हुजूर। ये सब मेरी गलती है। विक्की ने कहा था, वो मेरी दौलत के लिए मेरे करीब आया था। असल में मैं उससे प्यार करती हूं। मैं एक तरफ खड़ा था। इस देर से आई सफाई को देखकर मुझे सिर्फ घिन आ रही थी। रिया मल्होत्रा, तेरी यह प्यार भरी नौटंकी किसे दिखा रही है तू? तूने विक्की की इतनी बातें मानी है तो ठीक है। मैंने एक फाइल निकाली और रिया के सामने फेंक दी। ये शेयर ट्रांसफर के कागजात हैं। इन पर साइन कर और कंपनी के सारे शेयर ट्रांसफर कर दे। जो तेरे नाम पर हैं, उसे दे दे। तब मैं मानूंगा कि तू सचमुच पछता रही है। रिया मल्होत्रा हक्की बक्की रह गई। विक्की चिल्ला उठा, नहीं रिया दीदी, साइन मत करना। ये तो मल्होत्रा परिवार की नींव है। इस कमीने को कैसे दे सकती है? तू चुप कर, रिया ने विक्की को डांटा। लेकिन उसने फाइल उठाई नहीं। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। लॉर्ड साहब, ये थोड़ा बचकाना नहीं है क्या? मैं उसकी भरपाई कर सकती हूँ। जितने पैसे चाहे मैं दे दूंगी। लेकिन शेयर, यह मल्होत्रा परिवार के भविष्य से जुड़ा है। ओह, तो तू शेयर नहीं देना चाहती? तो अगर तू शेयर नहीं दे सकती तो फिर कोई और तरीका आजमाते हैं। मैंने ताली बजाई। 2 डॉक्टर अंदर आए। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन को अंदर धकेला गया। सुना है तू आजकल दिल के दर्द से बहुत परेशान है और अक्सर बेहोश भी हो जाता है। तो फिर ये डॉक्टर तेरी अच्छे से जांच करेगा। विक्की ने उस डॉक्टर को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, मैं जांच नहीं करवाऊंगा। मुझे कोई बीमारी नहीं है। वो रिया मल्होत्रा के पीछे छिपने की पूरी कोशिश करने लगा। रिया मल्होत्रा फिर हिचकिचाई, हुजूर, आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, मैंने डॉक्टर के पैर पर लात मारी। बताओ, विक्की ने तुम्हें उसे क्या दवा देने के लिए कहा था? डॉक्टर तो पहले से ही बहुत डर गया था। उसने सब कुछ उगल दिया। रिया मल्होत्रा ने विक्की को देखा जो उसके पीछे छिपा था। ये तू था, सच में तू ही था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? उसने विक्की का गला कसकर पकड़ लिया। तू इतना बुरा कैसे हो सकता है, यार? विक्की का गला घुटने वाला था। मैं आलस्य से बोला, ठीक है, यार, मेरे कमरे में किसी को मत मारो। यह अशुभ होगा। गार्ड्स आगे बढ़े और रिया मल्होत्रा को जबरदस्ती अलग किया, मानो उसकी आत्मा शरीर से निकल गई हो। वो जमीन पर गिर पड़ी और मेरे दोस्त रोहन की ओर देखने लगी। उसके आंसू और नाक बह रही थी। रोहन, मैं तुमसे माफी मांगती हूं। मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की।
मैं तो अंधी हो गई थी। क्या तू मुझे माफ कर सकता है? हम फिर से शुरुआत करें ना? मैं यकीनन तेरे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। वो दोनों दो मरे हुए कुत्तों की तरह बाहर घसीटे गए। रास्ते भर उनकी चीखें गूंजती रहीं। कमरे में फिर से शांति छा गई। मेरा दोस्त रोहन खिड़की के बाहर तूफान को देख रहा था। अचानक वह बोला, वीर जी, मैं यहां से जाना चाहता हूं। मैं अब इस घटिया जगह पर और नहीं रहना चाहता, ठीक है? लेकिन जाने से पहले हमें एक आखिरी काम करना होगा। मल्होत्रा परिवार को तुमसे सिर्फ इस एक दिन का नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ चुकाना है। क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा परवाह अपनी इज्जत और रुतबे की है। तो मैं ठीक उसी समय, जब वे सबसे ज्यादा जश्न मना रहे होंगे, उनका सब कुछ तबाह कर दूंगा। 3 दिन बाद मल्होत्रा कॉर्पोरेशन की 100वीं वर्षगांठ है। वो दिन जब रिया मल्होत्रा आधिकारिक तौर पर चेयरमैन बनेगी। उस दिन मैं उसे एक ऐसा तोहफा दूंगा जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगी। 3 दिन बाद मल्होत्रा कॉर्पोरेशन की 100वीं वर्षगांठ का जश्न शहर की सबसे बड़ी और शानदार पार्टी बन गया। बड़े बड़े लोग इकट्ठे हुए थे। रिया मल्होत्रा झूठी मुस्कान के साथ स्टेज पर खड़ी होकर भाषण दे रही थी। उसने अपना तैयार भाषण थाम रखा था। मैं स्टेज पर जाने का इंतजार कर रहा था, मुख्य सीट पर बैठा था। मेरा रौब ऐसा था कि आसपास के लोग जोर से सांस लेने से भी डर रहे थे। अब कृपया हमारे मल्होत्रा परिवार के लॉर्ड साहब को स्टेज पर आकर भाषण देने के लिए आमंत्रित करें। होस्ट की आवाज गूंज उठी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मैं माइक के सामने खड़ा हुआ। मैं धीरे से बोलने लगा, देवियों और सज्जनों, आज मल्होत्रा कॉर्पोरेशन के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। मल्होत्रा परिवार के लॉर्ड के तौर पर मुझे बहुत खुशी है कि इतने सारे दोस्त यहाँ आए हैं। लेकिन जश्न मनाने से पहले मैं आप सभी को एक खास वीडियो दिखाना चाहता हूँ। यह नई चेयरमैन के लिए मेरा तोहफा भी है। मेरे पीछे की विशालकाय लेड स्क्रीन अचानक काली पड़ गई। तुरंत बाद इमेज साफ हो गई, जिसमें रिया मल्होत्रा, जिसका चेहरा गुस्से से लाल था, मेरे दोस्त रोहन को सीढ़ियों से नीचे धकेल रही थी। अगली क्लिप में विक्की मेरे दोस्त को कुत्ते की तरह घसीट रहा था और मेरे दोस्त को टूटे शीशे पर घुटनों के बल झुका रहा था। एक एक करके हर अत्याचार सबके सामने उजागर हो गया। रिया मल्होत्रा, जो इतनी शानदार पोशाक पहने हुए थी, तुरंत ही आलोचना का केंद्र बन गई। अरे बाप रे, क्या ये टायकून की बेटी है? क्या ऐसे इंसान को चेयरमैन बनाना चाहिए यार? ये तो सरासर बकवास है। वीडियो के अंत में बिलों और लेन देन की एक लंबी सूची थी। मल्होत्रा कॉर्पोरेशन द्वारा टैक्स चोरी के पक्के सबूत, मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के थे। इसी दौरान पुलिस और इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन टीम पहले से ही तैयार थे और अंदर आ गए। रिया मल्होत्रा जी, आपको जानबूझकर हत्या करने के आरोप में, अवैध हिरासत और गंभीर आर्थिक अपराधों के लिए हमारे साथ चलना होगा। रिया मल्होत्रा को ले जाया गया। एक शानदार वर्षगांठ समारोह एक अमीर परिवार के विनाश की पार्टी बन गया। पूरा मल्होत्रा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। कुछ महीनों बाद मैं आंगन में धूप सेक रहा था। मेरा दोस्त रोहन भागते हुए आया, एक अखबार हाथ में पकड़े हुए। विक्की ने तो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जान दे दी थी। मरने से पहले उसने तो रिया मल्होत्रा का नाम खून से दीवार पर पूरा लिख दिया था। ये खबर जेल तक पहुंच गई। रिया मल्होत्रा पागल हो गई। मैं ठंडी हंसी हंसा। मैंने न्यूज़पेपर डस्टबिन में फेंक दिया। तुम्हारी किडनी बेकार नहीं जानी चाहिए यार। वैसे भी मेरा मिशन तो पूरा हो ही चुका है। वो पावर रिवॉर्ड पक्का खो गया होगा। फिक्र मत करो। मैंने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। डॉक्टर, एक मिनट है ना? अब सर्जरी अरेंज कर सकते हैं। फोन रख दिया। मैंने अपने दोस्त को एक शानदार मुस्कान दी। मैंने कहा था ना, जब मैं इस अपर क्लास का गॉड बन चुका हूं तो किडनी की कमी की क्या बात है। अगले हफ्ते हम विदेश में सर्जरी करवाएंगे। जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे तो हम मल्होत्रा परिवार के पैसे से दुनिया भर में घूमेंगे।